नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में फरियादियों की सुनी गई फरियाद। सीएम के पास दूर दूर से फरियाद लेकर पहुंचे फरियादी। सीएम योगी ने सभी की समस्याओं का समाधान का दिया आश्वासन। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में फरियादियों की सुनी गई समस्याएं। सीएम के पास दूर दूर से फरियादी लेकर आए अपनी फरियाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ऐसे में गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने अपना दरबार लगाया, जहां दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याएं सुनी व संबंधित विभागों को समस्याओं के निराकरण का आश्वासन देने के लिए निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता अवनीश मुनि त्रिपाठी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अवनीश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जनता दरबार लगाया है, भारी संख्या में लोग जनता दरबार में पहुंचे हैं, क्या कुछ वहां जनता दरबार में देखने को मिला और लोगों की समस्याओं को लेकर कितना आश्वासन और राहत लोगों को मिली है? जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरा रहा। हम आपको बता दें, तीसरा दिन था। कल लगभग 300 से ऊपर फरियादी आए थे। आज करीब 400 से ऊपर फरियादी पहुंचे थे जनता दर्शन में। मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक करके सभी फरियादियों की फरियाद सुनी। वहीं सबसे अधिक जो मामले थे वो जमीनी विवाद को लेकर के आए, भू माफियाओं से संबंधित आए और सबसे अधिक राजस्व के जो कर्मचारी हैं उन पे धन उगाही का आरोप लगाने का भी मामला, वहीं पुलिस की ढिलाई का भी मामला आया। और सबसे अधिक मामले ऐसे कुछ ऐसे लोग भी थे जो धन के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनकी भी बातें आई। वहीं जो है संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री महोदय ने दिया कि इनकी जो है शजरा बना करके शासन को भेजा जाए, ताकि जो है इनका समुचित इलाज हो सके और पैसे के अभाव में किसी की मौत न हो। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याएं सुनी हैं, संबंधित अधिकारियों को जाहिर सी बात है दिशा निर्देश भी दिए हैं, और भारी संख्या में जिस तरह से लोग पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली? कि आप जहाँ तक जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जब अपने गृह जनपद को होते हैं तो माना जाता है कि जैसे लगता है गोरखनाथ मंदिर में एक महापर्व लगा हो और लोग जो है उस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि जो उनकी समस्याएं हैं वो स्थानीय तहसील और थाने पर न निराकरण होकर के मुख्यमंत्री महोदय के पास आने के बाद उनकी समस्याओं का निदान होगा, इस कयास को लेकर के लोग वहां पहुंचते भी हैं और मुख्यमंत्री महोदय से अपने न्याय की गुहार भी लगाते हैं। वहीं जब स्थानीय लोग बाहर निकलते हैं तो उनका फीडबैक लेने पे ये पता चलता है कि मुख्यमंत्री महोदय के जनता दर्शन में आने के बाद उनकी समस्याओं का निदान भी होता है और सख्त कार्रवाई भी होती है, जिससे उनके चेहरे भी खिले नजर आते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर राहत की सांस लोगों ने ली है। मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। जिस तरह से आपने कहा कि भारी संख्या में दोनों ही दिन जनता दरबार में लोग पहुंचे थे, और हर बार मुख्यमंत्री जब गोरखपुर पहुंचते हैं तो जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण को लेकर बात करते हैं। अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कितनी तेजी से काम होता हुआ नजर आता है गोरखपुर में? मुख्यमंत्री महोदय के वहां जब जनता दर्शन में लोग पहुंचते हैं, अगल बगल के करीब 10-20 जिले के लोग पहुंचते हैं, वहीं संबंधित अधिकारियों को जो है निर्देशित भी किया जाता है और जो अधिकारी जो है इसमें लिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी होती है। जी बिल्कुल अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से खबर है। लखनऊ सचिवालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर रार। प्रशासन कर्मचारी संगठनों में बढ़ती जा रही है रार। बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने पर वेतन काटने के आदेश। सचिवालय प्रशासन ने वेतन काटने के आदेश दिए। वहीं विरोध में कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन का किया ऐलान। कर्मचारी संगठनों ने 23 सितंबर से आंदोलन का किया ऐलान। सभी के लिए समान हाजिरी व्यवस्था लागू करने की गई मांग। तो बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने पर वेतन काटने के आदेश, जिसको लेकर लगातार प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सचिवालय प्रशासन ने वेतन काटने के आदेश के साथ ही साथ विरोध में कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन का किया है ऐलान। कर्मचारियों का कहना है कि सभी के लिए समान हाजिरी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो ऐसे में प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच
तकरार बढ़ती नजर आ रही है। विरोध में कर्मचारी संगठन ने आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं प्रशासन की तरफ से बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने पर वेतन काटने के आदेश जारी किए गए। तो सचिवालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर प्रशासन और कर्मचारी संगठन के बीच रार। प्रशासन कर्मचारी संगठनों में बढ़ती जा रही है तकरार। यहां प्रशासन की तरफ से बायोमेट्रिक हाजिरी ना लगाने पर वेतन काटने के आदेश जारी किए गए हैं, तो वहीं कर्मचारी संगठन ने इस पर आंदोलन का ऐलान किया है। कर्मचारी संगठन की मांग है कि सभी के लिए व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए, सभी के लिए हाजिरी के नियम एक जैसे करने की गई मांग। विरोध में कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन करने का किया ऐलान। 23 सितंबर से आंदोलन का ऐलान किया गया है कर्मचारी संगठन के द्वारा। साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा बायोमेट्रिक हाजिरी ना लगाने पर वेतन काटने के आदेश जारी किए गए। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से सचिवालय में बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर लगातार प्रशासन और कर्मचारी संगठन के बीच तकरार यहां पर देखने को मिल रही है, 23 सितंबर से यहां पर प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से सचिवालय प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर इकरार पैदा हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों का सीधे तौर पर आरोप है कि जो अधिकारी हैं उनको बायोमेट्रिक हाजिरी है और जो कर्मचारी है उन पर पूरी जो नियम है, कानून है, उसको जो है बताया जा रहा है। तमाम तरह के जो है कहा जा रहा है कि जो भी है नियम से काम होगा। इसको लेकर जो है कर्मचारियों में एक तरह से आक्रोश पनप रहा है, क्योंकि जिस तरह से चाहे नियम की बात करें तो नियम सबके बराबर होने चाहिए, और पिछले कुछ दिनों से सचिवालय प्रशासन और कर्मचारियों के बीच इसी बात को लेकर रार पैदा हो गई है, आक्रोश है सचिवालय प्रशासन कर्मचारियों में। और यही वजह है कि 23 सितंबर को सचिवालय के कर्मचारियों ने आंदोलन की धमकी दी है। इससे कहीं न कहीं जो है जो टकराव है प्रशासन और कर्मचारियों के बीच यह बढ़ सकता है। फिलहाल देखने वाली बात है कि जिस तरह से सचिवालय के कर्मचारियों ने धमकी दी है, इस पर कितना जो है अमल में लाया जाता है कर्मचारी का। तो प्रशासन और कर्मचारी संगठनों में बढ़ती रार को देखते हुए 23 सितंबर को अब कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन का ऐलान किया गया। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कर्मचारियों की मांगों को लेकर क्या प्रशासन के द्वारा और साथ ही साथ सचिवालय के द्वारा कोई कदम उठाया जाता है। हालांकि यहां पर कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारी और कर्मचारियों पर यहां पर भेदभाव किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए तमाम नियम कानून लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन अधिकारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी से किनारे रखा गया है। उनकी मांग है कि सभी के लिए नियम एक जैसे होने चाहिए और एक तरह की व्यवस्था सभी को लेकर हाजिरी पर होनी चाहिए। और मोहम्मद आसिफ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, 23 सितंबर से अब जब आंदोलन के ऐलान की यहाँ पर बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि भारी संख्या में यहाँ पर आंदोलन में कर्मचारी संगठित होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में लगातार जो मांग की जा रही है उसको लेकर क्या अधिकारियों के ऊपर भी ये नियम लागू हो सकता है आने वाले समय में? फिर
देखिए, इनका जिस तरह से सचिवालय में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, जैसा कि कर्मचारियों का आरोप है। कर्मचारियों का कहना है कि जो अफसर है, जो प्रशासन है, उन पर बायोमेट्रिक्स का नियम लागू नहीं किया जा रहा है और जो कर्मचारी हैं उन पर बायोमेट्रिक हाजिरी का नियम कानून थोपा जा रहा है और कई कर्मचारियों के वेतन रोकने का आदेश और कटौती का आदेश भी हो चुका है। तो ऐसे में अब जो कर्मचारी हैं बेहद नाराज है, आक्रोशित है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी नियम है सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो वह 23 सितंबर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी सचिवालय प्रशासन की होगी, क्योंकि सचिवालय प्रशासन उनकी मांगों को दरकिनार कर रहा है और नजरअंदाज कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो मांगे हैं सचिवालय कर्मचारियों की, उनकी मांगे मान ली जाती है या फिर सचिवालय कर्मचारी प्रदर्शन के लिए बाध्य हो गए, तो यह अभी देखना बाकी है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बीते दिनों सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी डकैती कांड में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 लाख के इनामिया अजय यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश अजय यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो सुल्तानपुर डकैती केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनामी बदमाश अजय यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानपुर लूटकांड में 1 लाख का इनामी था अजय यादव। 28 अगस्त को हुई थी डकैती। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में पुलिस को 2 किलो सोने की भी बरामदगी हुई है। तो लगातार इस डकैती के बाद से यूपी की सियासत में हड़कंप मचा हुआ था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। जिस तरह से एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी। मंगेश यादव के बाद अब एक बार फिर से यहां पर अजय यादव की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर लूटकांड में 1 लाख का इनामी था। इस पूरे मामले में कई लोगों के गिरोह ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद लूट के माल को लेकर भी सियासत तय हुई थी। अब 2 किलो सोने की ज्वेलरी बरामद हुई है। इसके अलावा क्या कुछ पुलिस की छानबीन में अभी बाकी है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इनामी अजय यादव की मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। और उसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। के साथ सुरेखा जी और यहाँ सभागार में उपस्थित हमारे सभी एक से एक महानुभाव मुझे दिखाई दे रहे हैं और जिनकी अनेक अनेक क्षेत्रों में अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आपने बहुत दिनों बाद मुझे एक पूरे उत्तराखंड राज्य की एक क्रीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। पंजी में किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, माधुरी दीदी हंस रही है मुझे देख के, तो मैं सच कह रहा हूँ ना। तो प्रीतम भाई अभी पिछले दिनों वही स्थित प्रज्ञ जो आपने भी कहा, उस दिन आपने अपने पूज्य पिताजी के बारे में कहा था जब हम लोग पिछले कार्यक्रम में आए थे, तो आपने कहा कि जब सफलता होती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यही सब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ न कुछ जो दुआएं होंगी, आशीर्वाद होगा, उसके कारण से वह भी स्थित प्रज्ञ की श्रेणी में आता है। और सच में मैंने जब इसका नाम सुना ना सुरेखा जी, तो मैं भी एक दिन स्थित प्रज्ञ हो गया था किसी कारण से।
अभी नहीं, मैं बहुत पहले, जब आपको लगता है कि दुनिया में या इस धरा पर कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, तो तब मुझे लगता है कि तब थोड़ा सा आपका जब सीधे ऊपर वाले से कनेक्शन जुड़ जाता है और तब आप धरती से थोड़ा ऊपर भी उठ जाते हैं। और ये जब पुस्तक की रचना करते हैं हमारे साहित्यकार लोग, कविताएं लिखते हैं, तो वो भी एक धरातल से ऊपर उठ जाते हैं और उनका सीधा कनेक्शन जो है ऊपर वाले से हो जाता है। उसमें उनको लगता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो उस समय में सीधे जब हमारा उस प्रभु से सीधे संबंध हो जाता है तो वह स्थिति भी स्थित प्रज्ञ हो जाती है। और ऐसी स्थिति का अनुभव भी स्वयं नहीं होता है, ऐसी स्थिति का अनुभव भी प्रभु की कृपा से ही हो पाता है। जिन पर प्रभु की कृपा होती है, तो मैं आज आप सभी विद्वत जनों का आप सबके समक्ष आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और आदरणीय रतूड़ी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सबका आज इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आप सबका सानिध्य प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सच में ये पुस्तक बहुत ही विशिष्ट है और आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि रतूड़ी जी बचपन में कहाँ आ गए थे। मसूरी में आपने पढ़ाई शुरू करी, अपने पिताजी के बारे में आपने लिखा कि उन्होंने जो है 500 रुपये की पगार उनको महीने की मिलनी शुरू हुई और उस समय में मतलब जो A1 क्लास के अधिकारी होते थे उनको जो है 350 रुपये मिलते थे। तो और बचपन में आपने लिखा और मैं आज सवेरे की घटना बता रहा हूँ। मुझे ध्यान आया कि मुझे आज आपकी पुस्तक के विमोचन पर रहना है, तो मेरा पुत्र भी 11 साल का है, तो वो मेरे को सवेरे स्कूल जाने से पहले मिल के जाता है। तो मैं उसको कह रहा था कि तुझे मैं जो है IMA की पासिंग आउट परेड दिखाने ले जाऊंगा क्योंकि इन्होंने उसमें लिखा था। और मैं सच बताऊं तो वैसे बड़ा कठिन होता है कि आप लोग अपनी गृहस्थी वहां बना रहे थे बरेली में जब आप ASP होके गए और राधा जी वहां 2 दिन के लिए आई। इस पुस्तक में है, आपने नहीं कहा, मैं कह देता हूं तो उज्जैन से आई आप, महाकाल की नगरी से, कि 2 दिन में इनके लिए स्टोव खरीदना है और इन्होंने 6 कुर्सियां खरीदी और छोटा एक पर्दा लगाया कि पीछे का कमरा जो है पूरा खाली दिखाई दे रहा था। तो जैसे ये वहां पहुंची वैसे इनके SSP साहब का फोन आ गया इनके पास कि अनिल आप आइए यहाँ जरा। नहीं, उस समय नहीं कहा, बदायूं जाने के लिए। तो उन्होंने जब वो बात कर रहे थे फोन पर तो जब ये वहां पहुंचे तो वहां पता लगा कि वहां दंगा हो रहा है और वो किसी से बात कर रहे थे सामने, तो और उससे कह रहे थे कि जो है मैं अपने इनको ASP को वहां भेज रहा हूं। तब आप वहां पहुंचे, किसी तरह से बड़ा संघर्षपूर्ण और बड़ा आपने अच्छा काम किया उसमें। और काम करने के बाद अंत में हुआ कि आपके खिलाफ इंक्वायरी होनी है। तो वही तो कह रही थी सुरेखा जी की कैसे जो है मतलब कैसे डंडे चलाने पड़ते हैं, कैसे हिंसक होना पड़ता है, कैसा क्या करना पड़ता है, वो सब चीजें बहुत विस्तार से। तो अब देहरादून से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला ने जनसंख्या को लेकर कही बड़ी बात। उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं में एक ही बच्चा रहा है जिसमें नारा दिया गया है हम दो हमारे दो। साथ ही एक नेशन एक इलेक्शन को लेकर भी देश हित में बताया। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला से की खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला जी। आज बात करते हैं, उन्होंने एक मुख्य बैठक की है कुंभ मेले को लेकर के। सर, आज कुंभ मेले को लेकर के एक मुख्य बैठक की है आपने, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, आज यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी अपने अपने जिलों के जिलाध्यक्ष और सब यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और सबने एक यहाँ बैठक करके
जो अपने उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री और प्रदेश के केंद्रीय सब अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी बांटी है कि आने वाला जो महाकुंभ है 2025 का, उसमें अलग अलग जिम्मेदारी होगी और कौन सी जिम्मेदारी कौन निभाएगा, क्योंकि वहां बहुत सारी जिम्मेदारी है। वहां पर भगवान श्री परशुराम जी के 56 स्थानों का विवरण वहां उसको दिखाया जाएगा, गैलरी बनाई जाएगी, वहां पर भगवान श्री परशुराम जी के ग्रंथों का उल्लेख होगा। वहीं पर जो है उस बड़े पंडाल के अंदर कथा का वहां आयोजन होगा, जहां भगवान श्री परशुराम जी की और सनातन की वहां पर कथा होगी। उन सारी चीजों को लेकर के वहां रुकने की, ठहरने की सारी व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ विभाजन होगा और लगातार अनवरत ये इसी प्रकार की बैठकें जो सब जिलों में होगी और उस कुंभ आयोजन को लेकर के उसको सजाया जाएगा और वहां पर पूरी तरीके से जो हमारा सनातनों का जो महाकुंभ है जो 12 वर्ष में आता है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व होगा, उसकी तैयारी को लेकर के लगे हुए हैं। अच्छा मंत्री जी, आपने एक जनसंख्या को लेकर के भी ये बात कही है कि हम दो हमारे दोस्त, तो एक आपने उदाहरण भी दिया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये मैंने स्पष्ट रूप से मैं सब जगह बोलता हूँ, आज परिवारों में जो है समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। आज आप गांवों में देखो, शहरों में देखो, आज घर खाली हैं। हम दो, हमारा एक, हम इस पर आ गए हैं। हिंदू परिवार, हम दो हमारे तीन, तो कम से कम 5 करोड़, 5 का परिवार हो, मैं ये निश्चित रूप से आह्वान करना चाहता हूँ। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल मेरा आखिरी और रहेगा कि अभी आपने एक बात और कही थी कि प्रसाद में चर्बी मिला करके उनको उल्टा सीधा बना करके दिया जा रहा है, ऐसा होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उसमें प्रदर्शन हो, ऐसा क्या कुछ कहेंगे? उसमें जो तिरुमाला देवस्थान भगवान विष्णु जी विराजमान है और उस महाप्रसाद में जो समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जो समाचार पत्रों में पढ़ा है कि वहां पर मछली का तेल और गाय की चर्बी को वहां उस महाप्रसाद लड्डू में मिलाया गया है, अगर ये सच है तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा ऐसे कुकृत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और वहां पर उनके आजीवन कारावास ऐसा उन लोगों को होना चाहिए जो उन्होंने ये कुकृत अगर ये किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या कुछ कहेंगे? ये देश के हित में है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई दूंगा। उन्होंने ये एक बड़ा काम किया है जो इस देश के हित में जो आज दिखाई दे रहा है कि एक देश और एक चुनाव, ये देश के हित में है। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला जी, जिन्होंने कहा है कि जो इस टाइम कुंभ के मेले के लिए तैयारियां की जा रही हैं उन्हें सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।